देखो जैसे हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंस उसका था वही इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है एम्पियर सर्किटल लॉ का। क्लियर? तो हम दोनों साथ साथ देखते हैं, उसको उसके साथ कंपैरिजन करके देखते हैं, जिससे कि अपना गॉस लॉ भी कंप्लीट हो जाएगा और उसको भी रिवाइज हो जाएगा और एम्पियर सर्किटल लॉ भी समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं दो पार्ट में स्क्रीन को डिवाइड करके रखता हूँ। एक तरफ हम गॉस लॉ देखते हैं और एक तरफ एम्पियर सर्किटल लॉ देखते हैं। दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। देखो क्या होगा। मैं पूरा स्टेटमेंट समझाने से पहले उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूँ। एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पर हाँ, पहले अपन एक तरफ देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर और एक अपना इधर रखते हैं अपन गॉसेस लॉ, हम जो हम जानते हैं पहले से। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ में भी इंटीग्रेशन है, गॉस लॉ में भी इंटीग्रेशन था। यहाँ इंटीग्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ई डॉट डी एस, ध्यान है सबको। और यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बी डॉट, यहाँ डी एस नहीं होगा, यहाँ डी एल होगा। यहाँ हम लेंथ के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर सरफेस पर इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन है। यहाँ लेंथ के अलोंग है, लाइन इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन है। दोनों क्लोज इंटीग्रेशन है, ये क्लोज्ड लाइन पर, क्लोज लूप पर, और ये क्लोज्ड सरफेस पर। ठीक है, ये होता है म्यू नॉट टाइम्स, और ये होता था अपना 1/एप्सिलॉन टाइम्स। देखो ये दोनों उल्टे आएंगे, है ना। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, वहां पर म्यू नॉट आता है, और जहां पर मैग्नेटिज्म की बात आती है वहां पर एप्सिलॉन नॉट आता है, और मैग्नेटिज्म की बात आती है वहां पर म्यू नॉट आता है। तो ये होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, और ये होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सबको पता है गॉस लॉ का। ये एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, इससे कंपेयर करके हम इजीली याद रख सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड और ध्यान ये रखना है कि यहाँ सरफेस था, यहाँ पर लाइन होगी। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में एप्सिलॉन नॉट आता है तो अपॉन में आता है, तो यहाँ उल्टा आएगा, है ना। वहाँ अपॉन में था तो यहाँ ऊपर आएगा म्यू नॉट, और वहाँ चार्ज था तो यहाँ पर करंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन होता है चार्ज, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन होता है करंट, है ना। इससे भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? देखो, ये जो लाइन इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन है किसका? ये मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर इसमें इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा इंटीग्रेशन? लाइन इंटीग्रेशन। डी लेंथ के लिए आया, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, किस पर? अलोंग ए क्लोज्ड लूप। हम एक लूप बनाएंगे, ये एक लूप है, इस लूप के अलोंग इंटीग्रेशन, लूप के अलोंग चलेंगे हम। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप। समझ में आ रहा है? इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ करंट, विच करंट पासेस थ्रू सरफेस इनक्लोज्ड बाय द लूप। देखो एक लूप क्या इनक्लोज करेगा? हमने एक लूप बना दिया, तो लूप के अंदर क्या रहेगा? एक सरफेस घेरेगा ना लूप। हम जब भी एक लूप बनाते हैं तो लूप में, अब देखो इस लूप के अंदर एक ऐसी सरफेस होगी, ये पूरी अंदर, है ना। तो सरफेस होगी लूप के अंदर, और यहाँ क्या था? यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस थी, ये लूप नहीं था। ये यहाँ क्या था? क्लोज्ड सरफेस। अब सरफेस है ये सर्कल नहीं है, क्या है? सरफेस। समझ लो, पूरा बॉल है जैसे, ये एक रिंग है, और यहाँ पर क्या है? बॉल है ना, स्फीयर है। तो स्फीयर से क्या बनेगा? स्फीयर के अंदर क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है,
और एक रिंग के अंदर क्या होता है, सरफेस। एक रिंग बनाते हैं तो उसके अंदर इस तरह की सरफेस रहेगी, और एक सरफेस के अंदर, सरफेस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमेशा वॉल्यूम होता है, और क्लोज्ड लूप के अंदर एक सरफेस होती है। क्लियर है ये बात? तो यहां क्या था, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज इनक्लोज्ड बाय द वॉल्यूम। इसने जितना वॉल्यूम इनक्लोज किया था उस वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज कितना है ना, उसका मल्टीप्लाई होगा 1/ε0 में। और यहां पर क्या है, लूप था, तो लूप के अंदर सरफेस का एरिया कितना है, उस एरिया के परपेंडिकुलर, उस एरिया से पास होने वाला, चलो उस सरफेस से, ये जो सरफेस एरिया है इसके, इसने जो इनक्लोज किया है, इससे पास होने वाला नेट करंट है आई। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट बन जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट पासेस थ्रू सरफेस इनक्लोज्ड बाय द लूप। लिख लेना ये स्टेटमेंट। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको समझते जाओ। देखो इसी से बन रहा है, हमको कोई रटना नहीं है इसको। यहां से देखो, ये और ये दो चीज हमको सामने दिखती जाएगी, इन दोनों को हम समझ लेंगे तो ये डेफिनेशन यहां से बन जाएगी। इसी को हमको वर्ड्स में लिखना है बस, मैथमेटिकली अपना कंप्लीट है ना। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट, टोटल करंट पासेस थ्रू सरफेस इनक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक है, इस लूप ने जितनी सरफेस इनक्लोज करी उससे पास होने वाला, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया। अब हम इसको प्रूव करेंगे, है ना। इसका प्रूफ देखते हैं, जैसे गॉस थ्योरम को प्रूफ किया था हमने, वैसे इसका प्रूफ देखते हैं। हम एक वायर ले लेते हैं, इसमें करंट आई फ्लो हुआ। अब इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे होगा, ये इस तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा देना, राइट हैंड थंब रूल। वायर सीधा है, स्ट्रेट है, तो वायर की डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे। ठीक है, ये वायर की डायरेक्शन में थंब को रखा, करंट की डायरेक्शन में हमने वायर के अलोंग, तो जो फिंगर्स बेंड होगी ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। ये देखो ऊपर कैसे जा रही है, ऐसे, और ये ऐसे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। ऊपर तो होगा आउट इनवर्ट डायरेक्शन में, और यहाँ होगा नीचे की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ, है ना। तो समझ रहे हो, इस तरह से होगा। बट कितना होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वायर। ठीक है, ये आर है। ये फार्मूला अभी मैंने प्रूव नहीं करवाया है ना, ये हम एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूव करेंगे। बहुत इजी प्रूफ है इसका, बट ये बायो-सेवर्ट लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, इसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि बायो-सेवर्ट लॉ से इसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, बुक में ये डेरिवेशन नहीं गिवन है इसका। इनफाइनाइट और फाइनाइट लेंथ के वायर का मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है, ये याद रखना है। जैसे हमने एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद किया था ना, क्या था, देखो दोनों कंफ्यूजिंग है आपस में थोड़ा से। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, आर रेडियस के सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये है, और एक वायर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये है। दोनों फार्मूले आपस में थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए ध्यान रखना है कि ऊपर n आएगा तो नीचे पाई नहीं आएगा, ऊपर n नहीं आएगा तो नीचे पाई आएगा। ठीक है, दोनों फार्मूले में सेम सिंबल है, सेम नंबर्स ऑफ सिंबल है। यहाँ n नहीं आया तो यहाँ पाई आया, यहाँ n आया तो यहाँ पाई नहीं आया। अब कैसे पता चलेगा किसमें n आएगा, देखो स्ट्रेट वायर में तो n आ नहीं सकता क्योंकि वायर तो एक सीधा एक होगा, वायर में तो कोई ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हो नहीं सकते स्ट्रेट वायर में, तो है ना। और लूप है तो लूप में नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, सिंगल टर्न होगा तो n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, बट फॉर्मूला हम n के फॉर्म में इसको याद करें। तो जब भी लूप होगा तभी ऊपर n आएगा, और यहाँ n आ गया तो नीचे पाई नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और दोनों फार्मूले बिल्कुल पक्के याद होना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि क्या है। बहुत ज्यादा यूज होंगे, आगे के चैप्टर्स में भी यूज होंगे इनका। तो आई थिंक ये सब क्लियर है, फार्मूले याद हो गए होंगे ये। अब हम इसका
स्ट्रेट वायर के लिए हम प्रूव करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ को। ठीक है, इस लॉ का इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस गॉस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्किटल लॉ का है। जो इंपॉर्टेंस कूलॉम्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है वो इंपॉर्टेंस है अपने बायो-सेवर्ट लॉ का। तो बायो-सेवर्ट लॉ एक छोटे से वायर, बहुत स्मॉल लेंथ ऑफ वायर के लिए है। इसी तरह से अपना कूलॉम्स लॉ था एक पॉइंट चार्ज के लिए था, है ना। तो वो प्रैक्टिकली एकदम अप्लाई नहीं होते हैं, हमको मैथमेटिकली इंटीग्रेशन मेथड से अप्लाई करना पड़ता है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। सिंपल सिचुएशन ले ली हमने, यहाँ पर एक आर, ये एक हम लूप ले लेंगे यहाँ पर ऐसा आर रेडियस का। ये लूप कैसे है, ये वायर ऐसे वायर हैं, ऐसे करंट हो रहा है तो लूप हमारा ऐसे है। ठीक है, इस लूप का प्लेन इस वायर के परपेंडिकुलर है, इस लूप के बीच में से होके वायर पास हो रहा है। इमेजिनरी लूप है। देखो ये जैसे यहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस लेते थे हम, गाउसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस रियल में होना जरूरी नहीं था। इसी तरह से यहाँ पर भी रियल में कोई क्लोज लूप होना जरूरी नहीं, हम इमेजिन कर सकते हैं और उसको बोलते हैं एम्पीरियल लूप। जैसे यहाँ सरफेस को बोलते थे गाउसियन सरफेस, वैसे ही यहाँ पर जो इमेजिनरी लूप हम लेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए क्लोज्ड लूप, उसका नाम रखेंगे एम्पीरियल लूप। तो हमने एक एम्पीरियल इमेजिनरी क्लोज सर्कुलर लूप लिया, है ना। लूप की शेप साइज कैसी भी हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है, बस क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ एक सर्कुलर लूप ले लिया हमने वायर के परपेंडिकुलर। अब इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल। अब देखो बी डॉट डीएल, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इस वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बी डॉट डीएल का मतलब होता है बी डीएल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। देखो इस लूप ने जो सरफेस इनक्लोज करी उसमें सिर्फ एक वायर पास हो रहा है और उस वायर में करंट आई प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इस लूप के परपेंडिकुलर जो इस लूप के सरफेस में से पास होने वाला नेट करंट, टोटल करंट अपना आई है। क्लियर है, तो ये आई करंट है। अब देखो यहां पर थीटा क्या है, इस वायर के लूप पर हम एक स्मॉल एलिमेंट लें डीएल, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, उसकी डायरेक्शन डीएल की डायरेक्शन में ही होगी। यहाँ से देखो मान लो ये वायर इसके परपेंडिकुलर होता लूप के ऐसे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता, सर्कुलर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे या ऐसे। अब हमने डीएल लेंथ ली है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो डीएल और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो थीटा हो जाएगा 0 एंड कॉस 0 इज 1। ओके, और बी की वैल्यू रख दें यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये क्लोज्ड लूप पर इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन है। डीएल और कॉस इसकी वैल्यू हो गई 1 इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। ठीक है, या एक काम करें अपन, इसको तो लो मत ना, इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं इसको, है ना। इसको तो हम प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ अपने को लेने की जरूरत नहीं है इसको। चलो हाँ, तो ये अपन इसके इक्वल चलते जा रहे हैं, किसके, इसके, है ना। ये यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, है ना, इसको लेके चले अपन। तो बी तो ये थीटा अपना 0 हो जाएगा, है ना, कॉस 0 1, और बी की वैल्यू हमने रख दी। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, म्यू नॉट आई 2 पाई आर भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डीएल का, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, डीएल मीन्स आर रेडियस का जो सर्कुलर लूप है इसकी सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल और हमारा बचा क्या, म्यू नॉट आई। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, और ये आ गया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। यहाँ हमने बी का ये फार्मूला यूज़ किया है, स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बी का जो फार्मूला है किसके लिए है, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड। इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब क्या है ना, ये समझना जरूरी है। इनफाइनाइट लॉन्ग, जैसे ये वायर हो, मान लो इतना ही बड़ा वायर हो, तो क्या ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो सकता है क्या, इसको हम कह सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या यहाँ पर। अब वो देखो डिपेंड करेगा कि वो जो पॉइंट है
वो कितनी डिस्टेंस पर है। मैंने ये पॉइंट मान लो यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे लिया, तो इस डिस्टेंस के लिए ये वायर इनफाइनाइट नहीं है, तो यहाँ हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे। यहाँ ले लिया मैंने पॉइंट बहुत पास में, तो देखो इतनी सी डिस्टेंस, हमने कुछ डिस्टेंस ले ली मान लो, तो उस डिस्टेंस के लिए वायर की लेंथ इनफाइनाइट हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि कितनी डिस्टेंस तक के लिए हम इनफाइनाइट ले सकते हैं, कितनी डिस्टेंस को, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। इनफाइनाइट का मतलब ही वो होता है विच इज़ नॉट डिफाइंड, पढ़ा होगा कभी, है ना, 1090, कभी लिखते हैं इनफाइनाइट, कभी लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो इनफाइनाइट को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, जो डिफाइन नहीं हो सकता उसी को हम इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड में इसका एक इमेजिनेशन होना चाहिए कि व्हाट इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, व्हाट इज़ इनफाइनाइट का एकदम कोई आंसर नहीं होगा कि व्हाट इज़ इनफाइनाइट का आंसर देने जाएंगे तो क्या होगा, वी हैव टू डिफाइन इनफाइनाइट, और जिसको डिफाइन नहीं कर सकते उसी को तो इनफाइनाइट कहते हैं, है ना। तो ये समझने की बात है, जो कह नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं मन में कि इनफाइनाइट क्या होता है। पॉइंट की डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसमें उसको प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको हम इनफाइनाइट कह सकते हैं। और कभी फिर बात करेंगे हम इस इनफाइनाइट की, है ना। इनफाइनाइट चीज़ें हैं, जैसे कि इनको काउंट करना है कि इनफाइनाइट चीज़ें कितनी होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये हमने प्रूव कर लिया एम्पियर सर्किट लॉ। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं अपन इसको और गहराई से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज इसका हमको करना पड़ेगा, है ना। अब बी डॉट डी एल का ओरिजिनल मीनिंग क्या है, क्या कर रहे हैं हम, उसको देखो। इस लूप जो था ना, ये पूरी लूप की जो लेंथ थी, इस लेंथ को हमने बहुत सारे डीएल में कन्वर्ट कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, इस पर हमने बहुत सारे डीएल बना दिए, है ना। और हर एक डीएल के वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था उसका प्रोडक्ट लिया, बी डॉट डीएल, उसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डीएल की डायरेक्शन में था तो बी इंटू डीएल हो गया, क्योंकि थीटा 0 कॉस 0 1 हो गया, और कुछ और एंगल होगा तो वहां पर कॉस थीटा आ जाएगा। तो जो भी बी की डायरेक्शन हो, डी की डीएल की डायरेक्शन तो अपनी सीधी यही होगी, है ना। स्मॉल इसीलिए लिया हमने, यहाँ स्मॉल इसीलिए लिया क्योंकि बी और डीएल की डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है। है ना, यहाँ पर डीएल का मतलब क्या, इतना छोटा टुकड़ा है कि वो स्ट्रेट हो जाए। लूप है, लूप पर तो स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है, तो इतना छोटा टुकड़ा लें कि वो स्ट्रेट लाइन हो जाए। ठीक है, तो उसका एक एरो बन जाएगा छोटा सा, उसकी डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन के बीच में कुछ एंगल होगा, तो वो हम बी डॉट डी एल निकालेंगे छोटा सा। तो ये बी डॉट डी एल जितने भी आएंगे अलग अलग आ सकते हैं पूरे लूप पर, उन सबको हम ऐड कर देंगे। ये ऐड करने का काम ही करता है इंटीग्रेशन, है ना। जितने भी बी डॉट डी एल होंगे उन सबका एडिशन हो जाएगा ये। तो ये इसका मीनिंग हुआ एम्पियर सर्किट लॉ का। अब एक और चीज यहाँ पर समझो कि एक सर्कुलर लूप हमने लिया, तो उसकी सरफेस क्या हमेशा एक सर्कुलर ही होगी, ये भी जरूरी नहीं है। सरफेस इनक्लोज्ड बाय द लूप का मतलब सरफेस कैसी भी हो सकती है। जैसे एक बाउल है, ये एक बाउल होता है ना, तो बाउल का मुंह होगा, तो इसका जो माउस होगा, इसका जो फेस होगा या माउथ होगा, ये जो एक लूप होगा सर्कुलर, ये एक लूप है। और सरफेस क्या हो गया, वो बाउल की सरफेस जो पूरी है इस टाइप की, वो उसकी सरफेस हो गई। वहां प्लेन सरफेस नहीं है। मटका ले लो, एक मटका है, मटके का जो मुंह होगा वो क्या हो गया, एक लूप बन गया। और वो जो पूरा मटका है वो क्या है, सरफेस इनक्लोज्ड बाय द लूप। तो सरफेस इनक्लोज्ड बाय द लूप कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कैसी, फ्लैट सरफेस ही हो उसी लूप की, सेम लूप की सरफेस हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक मटका है, उस पर हमने कपड़ा बांध दिया टाइट, तो कपड़ा क्या हो गया, उस लूप की सरफेस हो गई, प्लेन सरफेस हो गई। बट हमने वो हटा दिया, अब सरफेस कैसी हो गई, उसकी जो सरफेस है वो पूरा उसका मटका है, वो पूरा उसका सरफेस इनक्लोज्ड बाय लूप हो गई। तो सरफेस बड़ी हो गई, शेप चेंज हो गई, तो वो भी उसी लूप की सरफेस है। ठीक है, इसका यूज हम आगे करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन करेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट आया, उसी से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका कंसेप्ट जो मैक्सवेल ने दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम सब जानते हैं, इसके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते आज की कंडीशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो यूज़ होता है ना, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह सब कुछ, जो कुछ हम कुछ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं आज, इसका इसके बिना पॉसिबल ही नहीं था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इंपॉर्टेंस है वो हम जानते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, सब कुछ। तो इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, वो मैक्सवेल ने थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया था। और मैक्सवेल के माइंड में कहाँ से आया था,
उसने इस एम्पियर सर्किटल लॉ को फेल कर दिया था। आगे इसको फेल कर देगा वो मैक्सवेल। अब वो कैसे फेल होगा उसके लिए हमारा ये अच्छे से समझा हुआ होना जरूरी है। तो मैं वही बात बता रहा था कि सेम लूप की सरफेस प्लेन भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। जैसे एक मटके वाला एग्जांपल माइंड में रखना कि मटके का मुंह है वो लूप है, उसकी प्लेन सरफेस भी हो सकती है और जो मटका है वो भी उसकी सरफेस हो सकती है। तो ये ध्यान रखना। आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टार्टिंग हम वापस इसी से करेंगे। वहाँ इस एम्पियर सर्किटल लॉ को मैक्सवेल ने फेल कैसे किया था उसको देखना है, और फिर इसमें उसने करेक्शन किया था, क्या इंप्रूवमेंट किया था, और उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। तो ये अपना एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया ये अच्छे से? ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका यूज करके एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, जिसका हमने अभी प्रूव किया, इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा लगेगा कि हम उल्टा कर रहे हैं, जो किया था उसी को हम रिवर्स कर देंगे यहाँ पर और इसको ये करेंगे। मैं इसको यहाँ लिखा रहने देता हूँ और साइड में उसको प्रूव करता हूँ ताकि वो दिखता चाहे कि हमने वहाँ क्या किया था और यहाँ क्या करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इससे r डिस्टेंस पर we have to derive magnetic field due to this current I. So we take imperial closed loop, है ना, ये सर्कुलर लूप है ना, ये हमारा एक सर्कुलर लूप है परपेंडिकुलर टू वायर, सेम यही वाला। अब यहाँ जो b फाइंड करना है इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, यहाँ हमने ले ली थी पहले से, है ना, यहाँ इसी को हमको प्रूव करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू, देखो पहले हम अपने फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, है ना, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो पहले तो हम फार्मूला का यूज़ करें, तो b देखो यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो जाएगी कि b dl cos 0 डिग्री, है ना, क्लोज लूप पर इंटीग्रेशन cos 0 1 होगा, और b कांस्टेंट जो होगा, जो भी होगा हमको नहीं पता, b की वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि वो तो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl बचेगा। ठीक है, b कांस्टेंट कैसे होगा, क्योंकि इस लूप का हर पॉइंट इस वायर से r डिस्टेंस पर है, तो सब जगह जितना भी होगा b कांस्टेंट होगा, b की वैल्यू सेम होगी और b की डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि हमको पता है राइट हैंड थंब रूल से ये dl के अलोंग ही होगा। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, सर्कुलर होगी। तो r रेडियस का एक जो सर्कल होगा वो उस पूरे लूप पर ओवरलैप हो जाएगा, तो हर जगह b और d सेम डायरेक्शन में भी होंगे और b की वैल्यू सेम भी होगी एट एवरी dl। अब b तो ये है इसे, और इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा अपना 2 पाई r, ये हमारा इक्वेशन 1। क्या कर रहे हैं हम, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ये अपनी हेडिंग हो जाएगी इसकी। तो ये इक्वेशन 1 आ गया, है ना, किसकी वैल्यू आई है, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl की, ये इक्वेशन 1। अब हम यूज करें फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ i, दैट इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो b इंटू 2 पाई r इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ i। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। तो ये हमारा वो फार्मूला आ गया इनफाइनाइट लेंथ का, ये वाला। ठीक है, तो ये फार्मूला इस तरह से, और यहाँ तो कोई नया काम नहीं किया हमने, ये जो प्रूफ जो किया था इसका पूरा रिवर्स कर दिया तो ये फार्मूला डिराइव हो गया, है ना, इसलिए मैंने दोनों एक साथ रखे हैं ताकि हमको दिख जाए कि ये क्या किया एक्चुअल में, है ना। तो ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है, प्रूव करना है तो इसी को लेके हमने प्रूव कर दिया और इसको कर दिया, है ना। अब इसका मजा तब आएगा जब हम बायोसेवर्ट लॉ से इसको डिराइव करेंगे, वो थोड़ा बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा, क्योंकि बायोसेवर्ट लॉ हम पता है एक लंबे वायर के लिए नहीं है, वो छोटे से डीएल की वजह से है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे टुकड़े डीएल ले लेंगे हम और उससे प्रूव करेंगे, और उसका एक एडवांटेज हमको ये रहेगा कि हम फाइनाइट लेंथ के लिए भी इस फार्मूले को निकाल पाएंगे। यहाँ इससे हम जो नहीं जो किया हुआ इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए ही है ना, क्योंकि बी कांस्टेंट या तभी रहेगा जब ये वायर आसपास बहुत लंबा होगा,
उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास इतना होता है, और डायरेक्शन, दोनों बातें फिर से याद दिला रहा हूँ मैं। राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो फिंगर्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ। टेस्ला इसका ऐसा यूनिट हमने डिफाइन किया था। फील्ड होता तो फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। बट यहाँ और वहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंस है फील्ड लाइंस में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कंपेयर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप थी, वो पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज की सरफेस पर एंड हो जाती थी या इनफाइनाइट तक चली जाती थी, मतलब उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता था। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ऑलवेज क्लोज्ड लूप, किसी भी कंडीशन में ये ओपन नहीं हो सकती, इनका कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सर्कुलर लूप। ठीक है, दो मैग्नेट भी होंगे या एक मैग्नेट होगा, कुछ भी हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप होती है। आगे हम मैग्नेट के लिए इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो सोलेनॉइड क्या होता है। हमको पता है कि एक वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वायर हो सकता है, एक लूप हो सकता है, तो लूप के सेंटर पर भी होगा। दो चीज़ें हमने अभी तक देख ली कि स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर होता है उसके आसपास, और एक रिंग का, है ना, एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर हमने फार्मूला देखा, और आसपास भी फील्ड लाइंस होती है। 10th में भी सबने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ी थी। अब यहाँ सोलेनॉइड देखते हैं कि रिंग को हम आगे बढ़ा दें, स्प्रिंग जैसा बना दें, है ना, तो ये बन जाएगा हमारा इस तरह से सोलेनॉइड। ये हमारा सोलेनॉइड बन जाएगा ना। ये बहुत ही पास पास लूप लगा सकते हैं अपन, जैसे एक पतला सा वायर लिया, इस पे लपेटा, बिल्कुल पास पास। इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का मीनिंग भी समझ लो। जो मोटर रिवाइंडिंग, ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग में वायर यूज करते हैं ना, तो वायर के ऊपर हमको ऐसा दिखता है कि वो कॉपर का ओपन वायर है, उसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, पर वहां पर एक पॉलिश होती है, इंसुलेशन होती है। के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अब पहले तो उसकी डायरेक्शन देखो कैसे होगी। डायरेक्शन यहाँ से ये करंट गया, ऐसे 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 करंट फ्लो होगा इसमें, और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पीछे से करंट जा रहा है वायर, यहाँ पर ये देखो, ये करंट गया यूं, और फिर ये आगे आया, और ये पीछे गया। ये आगे वाला है, ये पीछे वाला है, इसको इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, ये तो डायरेक्शन सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे हम करंट कैसे लूप में फ्लो हो रहा है, सारे लूप में, उस करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रखो, तो ये थंब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। भी डायरेक्शन उल्टी कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा। तो एक सोलेनॉइड का और एक मैग्नेट का हम कंपैरिजन भी साथ साथ में बताता जाऊं। मैग्नेटिक फील्ड इसका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडक्शन वाला चैप्टर इसके बिना नहीं चल पाएगा। एक मैग्नेट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जैसा नॉर्थ पोल होता है, नेगेटिव चार्ज जैसा साउथ पोल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, इसी निकलती है और साउथ पोल के अंदर एंटर होती है। अब पॉजिटिव चार्ज में तो हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में ही जाती है, बट यहाँ मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये मैग्नेट का पता है सबको, 10th में भी पढ़ रखा है ना। ये मैग्नेट के अंदर होगा, मतलब बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है मैग्नेट के अंदर। अब यहाँ सोलेनॉइड में देखो, यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इन्फाइनाइट तक नहीं चला जाएगा, ये बाहर कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ के वापस इसके अंदर आएगा। तो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और अंदर ऐसे हो जाएगी। तब कौन सा पोल कौन सा होगा, नॉर्थ कौन सा होगा, साउथ कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा अपना नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से निकल रही है, और ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, अंदर साउथ टू नॉर्थ। अब मैग्नेट के अंदर तो सॉलिड होता है, वहां तो हम कुछ देख नहीं सकते, पर यहाँ सोलेनॉइड तो होलो होगा, उसके अंदर भी होगा। अब ये तो कंडीशन हो सकती है। देखो सोलेनॉइड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो ये कंसिडर करें कि इस मैग्नेट का
कि डायमेंशंस क्या हैं इसकी सोलेनॉइड की, ठीक है। एल लेंथ का हमारा सोलेनॉइड है ये, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, मैं इसको कैपिटल एल ले लूँ, कैपिटल एल लेंथ का एक सोलेनॉइड हमने लिया, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इस पे, नंबर ऑफ टर्न्स भी कैपिटल एन, ठीक है। टोटल हमने एल लेंथ का सोलेनॉइड बनाया, उस पर एन बार लपेटे लगा दिए हमने, ऐसे टर्न्स लगा दिए वायर के। तो एक चीज हम यहाँ डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन पर यूनिट लेंथ, कितने हो जाएंगे, एल लेंथ पर एन टर्न्स से तो कैपिटल एल लेंथ पर कितने हो जाएंगे ये, और इसको हम लिखेंगे स्मॉल एन। ये बहुत जरूरी है, फार्मूले में सबसे ज़्यादा यहाँ डिस्टर्ब यही करता है। इसका फार्मूला बहुत सिंपल छोटा सा है, बट ये लिखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन, ठीक है। लूप में ऐसा नहीं होगा, लूप और सोलेनॉइड का डिफरेंस भी समझो। लूप में क्या किया हमने, एक ही जगह बहुत सारे वायर लगा दिए और एक बना दिया हमने लूप, है ना, एक तो सिंगल वायर का लूप और एक नंबर ऑफ एन टर्न्स। पिछला फार्मूला हमने यूज किया था ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, तो वहाँ एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स थे, क्योंकि वहाँ लेंथ थी नहीं ना, पर लेंथ क्या होगा, लूप की लेंथ नहीं होती है, लेंथ सोलेनॉइड की होगी। तो यहाँ पर स्मॉल एन और कैपिटल एन दो अलग चीजें होगी, ठीक है। ऐसा यूनिट में हमको निकालना पड़ेगा, ये मीटर में लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल टर्न्स को, तो स्मॉल एन आएगा। अब यहाँ हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके इसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, है ना। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियल लूप लेंगे। मैं एम्पीरियल लूप थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर का ले लेता हूँ। ये एक एम्पीरियल लूप लिया मैंने, ये वाला रेक्टेंगुलर लूप लिया, ए बी सी डी, ठीक है, जिसकी लेंथ स्मॉल एल और विड्थ स्मॉल बी। अब इस लूप पर हमको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल करना है। तो यहां देखो ये चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ए टू बी, है ना, बी डॉट डीएल, प्लस बी टू सी, बी डॉट डीएल, प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी, बी डॉट डीएल, प्लस डी टू ए, बी डॉट डीएल, ठीक है, डीएल। अब देखो यहाँ पर ये ए टू बी, बी डॉट डीएल में हो जाएगा जीरो, क्योंकि बी जीरो है, बी अप्रोक्सीमेट जीरो है यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर होगी, देखो ये जीरो क्यों है, इस सोलेनॉइड के अंदर बहुत सारी फील्ड लाइंस भरी होगी, बहुत ही डेंसर, और बाहर तो बहुत जगह है उन सबको इधर से इधर जाने के लिए, तो वहाँ बहुत कम होगी, बहुत रेयर होगी, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा। और यहाँ देखो परपेंडिकुलर है cos 90, तो बी डॉट डी एल यहाँ पर जीरो हो जाएगा फिर, क्योंकि cos 90 जीरो है, अंदर होगा सिर्फ, अंदर देखो बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा बी इंटू एल, है ना, ये लेंथ कितनी है हमारी एल, तो बी भी मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एल भी इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो होगा डी टू सी या सी टू डी, ये हो जाएगा, और ये वापस से जीरो, क्योंकि यहाँ फिर से परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या आ गया अपना बी इंटू एल आ गया, ये इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये आ गया अपना बी डॉट डी एल। अब फिर से यूज करें यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी मैं इधर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। हम यहाँ पर फिर से किसका यूज करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, तो बी डॉट डी एल क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासेस थ्रू द सरफेस इनक्लोज्ड बाय द लूप, और लूप से इनक्लोज सरफेस में से टोटल करंट कितना पास हो रहा है, देखो कितने वायर जा रहे हैं इसके अंदर से, एल लेंथ पे से कितने वायर जाएंगे, स्मॉल एन, कैपिटल एल लेंथ पे से टोटल लेंथ है, इस लूप का जो डायमेंशन है, लेंथ है कितनी है, स्मॉल एल, है ना, एल लेंथ है ये एल, तो इसमें से कितने जाएंगे, यूनिट लेंथ पे से ये जाते हैं, तो इस पे से कितने जाएंगे एन एल, और ईच वायर में करंट कितना है आई, ये इक्वेशन 2, समझ रहे हो, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है उसकी लेंथ है एल, तो कितने वायर इससे जा रहे हैं अंदर या बाहर आ रहे हैं, तो सब सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि अपोजिट जाने वाले तो लूप से बाहर जा रहे हैं, ऐसे ये लूप के अंदर होके आ रहे हैं, फिर ये बाहर जा रहे हैं, लूप के अंदर होके जा रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं, तो टोटल करंट कितना पास हुआ, एक वायर में आई करंट है, तो एन एल वायर है, ठीक है, कितने टर्न्स निकल रहे हैं एन, तो
NL वायर, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करो, 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, B इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन एल आई। तो एल से ये बी एल सॉरी है ना, एल से एल एम यू नहीं है ये, ताकि वापस लिख दूँ उसको, ये हमारा